तो सुबह 11 बजे से आप एबीपी न्यूज पर हिंदी में बजट देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं रियल एस्टेट सेक्टर की। रियल एस्टेट सेक्टर के लोगों को उम्मीद है, वहां के बिल्डर्स को उम्मीद है कि इस सेक्टर में आज के बजट में तेजी आएगी। दिल्ली एनसीआर को रियल एस्टेट का सबसे बड़ा बाजार माना जाता है। देश भर का 55% रियल एस्टेट कारोबार यही होता है। देश के कोने कोने से लोग दिल्ली एनसीआर की इन ऊंची ऊंची इमारतों में अपने एक छोटे से आशियाने का सपना देखते हैं। लेकिन डावाडोल अर्थव्यवस्था ने रियल एस्टेट के धंधे को भी मंदा कर दिया है। साल 2010 तक इन फ्लैट्स को बेचने के लिए बिल्डर्स को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, लेकिन अब खरीदार मिलने मुश्किल हो गए हैं। नतीजा ये कि पिछले 2-3 सालों में सेल बहुत गिर गई। जो जिस नॉर्मल स्पीड पर माल बिकता था, अपार्टमेंट्स की सेल होती थी, वो रुक गई, स्लो हो गई, क्योंकि ख़रीदार भी इस बात से हो गई कि भाई क्या पता 6 महीने बाद मेरी नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी, मुझे अगले साल ग्रोथ 2% की मिलेगी या 10% की मिलेगी। तो उस बेसिस पर उसने भी अपना परचेज़ का डिसीजन को डेफर करके रखा हुआ था। तो डेफिनेटली मैं ये कहूँगा कि 2011 से लेकर के तो मार्केट बहुत स्लो और बहुत दबाव के अंदर में रहा है। बिल्डरों की संस्था क्रेडाई के मुताबिक नोएडा और ग्रेटर नोएडा में पिछले 2 साल में करीब 2.25 लाख फ्लैट्स बन रहे हैं या बनकर तैयार हैं, लेकिन इनमें से 30% फ्लैट बिके ही नहीं है। गुड़गांव में भी यही हाल है, जहां हर साल करीब 60 से 75 हजार फ्लैट तैयार हो रहे हैं, लेकिन इनमें से करीब 20% बिक नहीं पाए हैं। तो जो हमारे पास में एक अंदाजन फिगर है कि नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन या ग्रेटर नोएडा ये एरिया मिला करके रफली 2.25 लाख अपार्टमेंट्स हैं जिनका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। पर एनम कितना ऐसा नया फ्लैट है, कितने ऐसे नए यूनिट हैं जो कि रेडी होते हैं और बाज़ार में आते हैं। अगर आप उसको देखेंगे तो आपको ताज्जुब होगा कि गुड़गांव जितना बड़ा मार्केट, जो कि पूरे हिंदुस्तान का सबसे चहेता एक तरह से मार्केट है, में आज के दिन में भी सालाना 20,000 अपार्टमेंट से ऊपर की डिलीवरी नहीं है। तो आप रैली में अगर एंड में अगर आप इसको देखें तो 20,000 परिवार के लिए ही नया मकान तैयार हो पाता है। बिल्डर्स टैक्स सिस्टम में बदलाव की मांग कर रहे हैं। बिल्डरों का कहना है कि कई टैक्स की जगह एक टैक्स लगाएं ताकि लागत कम हो, जिसका फायदा खरीदारों को भी मिले। रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्सेस, जो हमारा जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन रुका हुआ है इंडिया वाइड, वो हो जाना चाहिए इमीडिएटली। उसका फायदा मेरे ख्याल से सबको मिलेगा। सिंगल विंडो क्लियरेंसेज हैं, चाहे वो एनवायरनमेंट की हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन इशू की हो। लैंड एक्विजिशन में भी सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम होना चाहिए उनका, ताकि सबको अप्रूवल के लिए दर दर भटकना ना पड़े। और इस प्रोसेस में क्या होता है, कॉस्ट एड ऑन होती हैं, इंटरेस्ट कॉस्ट एड ऑन होती हैं, और एंड में हम जिनके लिए अफोर्डेबल हाउसिंग बना रहे हैं उन्हीं के लिए वो महंगा हो जाता है। दिल्ली एनसीआर में रियल एस्टेट सेक्टर सुस्त है तो मुंबई का मार्केट एक तरह से ठप पड़ा है। मकान के लिए खरीदार नहीं मिल रहे और बिल्डर दाम कम करने के लिए तैयार नहीं है। नतीजा ये है कि मुंबई में निर्माणाधीन इमारतों में भी काम रुका हुआ है। निर्माण रुक जाने से मजदूरों को काम नहीं मिल रहा। नए मकान नहीं बनने से प्रॉपर्टी के दाम नहीं गिर रहे, क्योंकि बाजार में फ्लैट्स की कमी है। बैंकों का बिल्डरों को दिया हुआ कर्जा बढ़ता जा रहा है। बिल्डर कह रहे हैं कि उन्हें एक प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए करीब 47 तरह की मंजूरी लेनी पड़ती है। इसे कम करने की मांग हो रही है। हाउसिंग के बारे में ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि भाई जो बैंक वगैरह ने जो काफ़ी टाइट कर दिया है, लोन्स भी नहीं दे रहे, बिल्डर को भी नहीं दे रहे, फ्लैट खरीदना है तो भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस है, बहुत सारे उसमें फॉर्मेलिटीज़ है। तो उसमें मेरी एक अरुण जेटली जी से विनती है कि जो बैंकिंग जो है, बैंकिंग सेक्टर को काफ़ी उनको लूज किया जाए, ताकि जो बिल्डिंग इंडस्ट्री है उनको पैसे इजीली आ सके। तो आज बजट से